हेलो दोस्तों। तो बीए में जिनका भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है मेजर पेपर के रूप में, और अभी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो चुका है और उसके एग्ज़ाम्स भी कुछ दिनों के बाद होंगे। तो आज मेजर पेपर जो 2 है, जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के साथ साथ उसका आंसर भी हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिसमें से आपको पता होगा ये SKMU के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए है, और जिनका भी राजनीतिक विज्ञान ऑनर्स पेपर है, ये NEP 2020 का जो शिक्षा नीति है उसके हिसाब से ये सिलेबस को तैयार किया गया है, जिसमें आपके टोटल 100 अंक होंगे। 100 अंक में से 75 अंक जो होंगे वो आपके एग्ज़ाम पेपर में होंगे और 25 अंक जो होगा वो आपका इंटरनल एग्ज़ाम से होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो जो पहला यूनिट है, इसमें पहला यूनिट है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ना है, जिसमें प्लेटो के बारे में लिखा गया है। आदर्श राज्य क्या है, ठीक है, आदर्श राज्य के बारे में पढ़ना है। न्याय और शिक्षा के बारे में, प्लेटो का जो आदर्श राज्य है और न्याय है और शिक्षा के बारे में पहला यूनिट में हम लोग को पढ़ना है। और इस तरह से हम लोगों को टोटल जो है वो हम लोगों को टोटल 6 यूनिट पढ़ना है, और 6 यूनिट का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो में एक एक यूनिट को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन प्लेटो से क्या है कि प्लेटो कौन था, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो प्लेटो जो थे एक प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे। प्लेटो कौन थे? ये प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे। इनका जन्म 427 ईसा पूर्व को हुआ था। इनका जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 347 ईसा पूर्व में। और प्लेटो जो थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, प्लेटो किसके शिष्य थे? प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, याद रखिएगा। और प्लेटो के जो शिष्य थे उनका नाम था अरस्तु। और सेकंड यूनिट में हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? अरस्तु के बारे में ही पढ़ना है। तो याद रखिएगा कि अरस्तु जो थे वो किनके शिष्य थे? प्लेटो के। और प्लेटो किनके शिष्य थे? तो ये सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तकें थी, उन प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में कुछ जानना है कि क्या कौन कौन से इनके प्रसिद्ध पुस्तक थे। तो जो इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक था वो था द रिपब्लिक, और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें आदर्श राज्य, न्याय, शिक्षा और दार्शनिक राजा का वर्णन किया गया है द रिपब्लिक में। द लॉ भी है, जिसमें कानून और शासन व्यवस्था पर आधारित है। स्टेट्समैन भी है, जिसमें आदर्श शासक और शासन कला पर आधारित है। अपोलॉजी भी है, सुकरात के मुकदमे और उनके बचाव का वर्णन भी किया गया है। सिंपोजियम भी है, जो प्रेम के स्वरूप पर लिखा गया है। और ये सारी पुस्तकें, जितने भी प्रसिद्ध पुस्तकें अभी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। और ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है? प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है? तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य का जब बात करेंगे, तो प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य वह है जहां न्याय की स्थापना हो, जहां न्याय होगा। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर रहा होगा। ठीक, अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से उसको काम मिल रहा होगा तो ये भी एक प्रकार का न्याय ही होगा। और ये आदर्श, और वहाँ के जो राज्य होंगे उस राज्य को आदर्श राज्य के रूप में माना जाएगा। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। और राज्य का जो शासन होगा वो दार्शनिक राजा के हाथों में होना चाहिए। वहाँ के जो राजा होंगे, ठीक है, उनके हाथों में शासन व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे अधिक बुद्धिमान और न्यायप्रिय होता है। ठीक है, अगला देखिए, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? अगला क्वेश्चन है, न्याय क्या है, समझिएगा। प्लेटो के हिसाब से न्याय किसको माना जाना चाहिए? तो प्लेटो के अनुसार न्याय वह व्यवस्था है, प्लेटो के अनुसार न्याय वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो उसको न्याय भी हम लोग नहीं कहेंगे। निभाए और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, जो उनको कार्य दिया जाए उनको अच्छे तरीके से निभाए, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? न्याय कहेंगे। और ये किसके अनुसार से न्याय है? प्लेटो के हिसाब से न्याय है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने शिक्षा को क्यों महत्व दिया था?
देखिए बिना शिक्षा का ना तो आदर्श राज्य हो पाएगा, ना ही न्याय संभव हो पाएगा। तो प्लेटो ने ज़्यादातर महत्व किसको दे दिया था? शिक्षा को दिया। और शिक्षा को महत्व क्यों दिया समझिएगा। प्लेटो ने शिक्षा को इसलिए महत्व दिया क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति का चरित्र निर्माण, योग्य नागरिक तथा आदर्श राज्य की स्थापना संभव होती है। अगर मान लीजिए एजुकेशन नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगा, तो आपके चरित्र का निर्माण नहीं हो पाएगा, ना ही आप एक योग्य नागरिक बन पाएंगे और ना ही एक अच्छे राज्य की हम लोग कल्पना भी कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादातर महत्व प्लेटो ने किसको दिया था? शिक्षा को दिया। अगला प्रश्न है, प्लेटो के राज्य में शासक कौन होते थे? इनके हिसाब से राज्य का शासक किसको होना चाहिए समझिएगा। तो प्लेटो के अनुसार राज्य का शासक दार्शनिक राजा होता है। प्लेटो के अनुसार से जो वहाँ का शासक होगा वो शासक कौन होना चाहिए? दार्शनिक राजा होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और योग्य होता है। ये प्लेटो का मानना था। ठीक है, कि अगर कोई राज्य का शासक है तो वो शासक को दार्शनिक होना चाहिए, उनको कानून की अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी वो वहाँ का शासक हो पाएगा। अगला है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं है, समझिएगा। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा का विस्तार जो है विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, कि आदर्श राज्य का अवधारणा क्या है, इसके क्या नियम हैं, ये समझना है। तो पहले ही बता चुके हैं कि प्लेटो जो थे वो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतक थे। और प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक हुई थी वो क्या थी? द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। और उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय की स्थापना और नागरिकों का कल्याण है। इसके हिसाब से आदर्श राज्य, या कह सकते हो आदर्श राज्य की अवधारणा जो थी, इसके हिसाब से वो क्या था कि न्याय का सही से स्थापित हो राज्य में स्थापित होना चाहिए और वहाँ के नागरिकों का कल्याण होना चाहिए, वहाँ की समस्या को दूर करना चाहिए। उनका मानना था कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार से काम करेगा और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तभी हम लोग न्याय को भी स्थापित वहाँ कर पाएंगे। ठीक है, ये किसका मानना था? प्लेटो का मानना था। इसके अलावा प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला जो वर्ग था वो दार्शनिक शासक था, जो शासन करते हैं। दार्शनिक शासक कौन था? जो शासन करते हैं उनको दार्शनिक शासन कहा गया। दूसरा सैनिक। सैनिक कौन था? जो राज्य की रक्षा करते थे उनको क्या कहा गया? सैनिक। और तीसरा है उत्पादक वर्ग, जिसमें किसान, व्यापारी और कारीगर जो आर्थिक कार्य करते थे उनके बारे में कहा गया है। तो इन्होंने समाज को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। दार्शनिक शासक जो वहाँ शासन करते थे, और सैनिक जो राज्य की रक्षा करते थे, और उत्पादक वर्ग, इसमें किसान, व्यापारी, कारीगर और आर्थिक कार्य करने वाले व्यक्ति थे। अब आगे देखिए कि प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा सबसे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और सदाचारी होता है। मतलब ये ज़्यादातर जोर किस पे दे रहे थे कि वहाँ का जो राजा होना चाहिए, वहाँ का जो शासक होना चाहिए, वो एक दार्शनिक होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए वही शासन करने योग्य होता है। इन्होंने शिक्षा को भी अधिक महत्व दिया और कहा कि उचित शिक्षा से ही योग्य शासक तैयार किए जा सकते हैं। और एक अच्छा शासक बनने के लिए भी किसकी ज़रूरत होगी? शिक्षा की ज़रूरी होगी, शिक्षा की आवश्यकता होगी। बिना शिक्षा का कोई भी अच्छा शासक, अच्छा राजा नहीं हो सकता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य करता है और दूसरों के कार्यों में ये हस्तक्षेप नहीं करता है, और जिससे समाज में अनुशासन और न्याय बना रहता है। जिससे समाज में अनुशासन भी बना रहेगा। तो निष्कर्ष निकल के क्या आता है समझिएगा। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय, नैतिकता, शिक्षा और दार्शनिक राजा के शासन पर आधारित है। आगे देखिए, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसका न्याय का सिद्धांत क्या है? एक आदर्श राज्य का सिद्धांत हम लोग पढ़ लिए, अवधारणा पढ़ लिए। अब हम लोग जानेंगे कि इन्होंने न्याय सिद्धांत का व्याख्या कैसे किया था, न्याय कैसा होना चाहिए अपने राज्य में। तो प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक
यहाँ भी द रिपब्लिक होगा, ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा द रिपब्लिक। में न्याय सिद्धांत का विस्तार से वर्णन भी किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में न्याय सिद्धांत को भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। क्या किया है समझिएगा कि प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य और व्यक्ति का सर्वोच्च गुण है, ठीक है। इनके हिसाब से न्याय क्या होना चाहिए, राज्य और व्यक्ति का सर्वोच्च गुण होना चाहिए। दोनों में क्या है समझिएगा, उनमें उनके मत में न्याय का अर्थ केवल कानून का पालन करना ही नहीं। इसके हिसाब से न्याय का मतलब है सिर्फ कानून का ही पालन नहीं करना है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और स्वभाव के अनुसार अपना कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो इसके हिसाब से न्याय क्या है, न्याय जो है न कि सिर्फ कानून का पालन करना है, बल्कि अपनी योग्यता के अनुसार से अपना काम भी करना है और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं करना है। इसी को न्याय कहा गया। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे हम लोग कि इन्होंने समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, 3 वर्गों में। और वो 3 वर्ग क्या थे समझिएगा। दार्शनिक शासक जो शासन करते थे उनको दार्शनिक शासक कहा गया। सैनिक जो राज्य की रक्षा करते थे उनको सैनिक कहा गया। और जो उत्पादक वर्ग थे, किसान, व्यापारी, कारीगर जो आर्थिक कार्य करते थे, उनको उत्पादक वर्ग में रखा गया। अब इनमें क्या समानता है समझो। उनके अनुसार जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे, सभी व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से करेंगे और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तभी राज्य में न्याय स्थापित हो पाएगा। इनका कहना सही था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य सही ढंग से करने लगे, ठीक है, और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, तो न्याय पूरी तरह से संचालित होगी। प्लेटो ने व्यक्ति की आत्मा को भी 3 भागों में विभाजित किया। अभी तक इन्होंने समाज को भी 3 भाग में विभाजित किया था। अब इन्होंने व्यक्ति की आत्मा को भी 3 भागों में विभाजित किया। पहला है बुद्धि, जिसका गुण ज्ञान है। दूसरा है साहस, जिसका गुण है वीरता, ठीक है, साहस का मतलब यहाँ वीरता है। और तीसरा है आपका इच्छा, जिसका संबंध भौतिक इच्छाओं से है। अब समझिएगा, उन्होंने व्यक्ति के आत्मा को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया और इन तीनों भागों में क्या क्या है गुण है, क्या क्या विशेषताएं हैं समझिएगा। पहला है, जब बुद्धि आत्मा का नेतृत्व करती है तो साहस उसका सहयोग करता है। जब बुद्धि आत्मा का नेतृत्व करती है तो साहस उसका सहयोग करता है। इच्छाएं नियंत्रण में रहती है। अगर इच्छाएं बार बार बदलती रहेंगी तो बुद्धि भी उसका जो साहस है वो उसके सहयोग में नहीं रहेगा। तब व्यक्ति के जीवन में न्याय स्थापित होगा। और इसी प्रकार राज्य में भी प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो न्यायपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी। निष्कर्ष निकल के ये आता है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है कर्तव्य, नैतिकता और कार्य विभाजन पर आधारित है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। यही वास्तविक न्याय है प्लेटो के हिसाब से। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया इसमें। प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचारधारा की विवेचना कीजिए। न्याय के बारे में पढ़ लिए, इनके आदर्श राज्य के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है कि इसका शिक्षा संबंधी विचारधारा क्या था, इसके बारे में समझिएगा। शिक्षा के प्रति इनका विचारधारा क्या था। प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक थे और ये सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के क्या थे, गुरु थे। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में उद्देश्य, स्वरूप तथा व्यवस्था का वर्णन भी किया है। उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आदर्श नागरिक, आदर्श शासक का निर्माण करना है। इनका कहना है कि शिक्षा का सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्या है कि एक अच्छा शासक को तैयार करना है, एक अच्छा नागरिक को तैयार करना है, जिससे राज्य में न्याय, सदाचार और शांति स्थापित हो सके। अगर शिक्षा नहीं होगा तो वो अच्छा नागरिक नहीं बनेगा, अच्छा शासक नहीं बनेगा और ना ही वहाँ पर
शांति बना रहेगा, ना ही वहाँ पर पूर्ण रूप से न्याय होगा। प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचारधाराएं क्या क्या थे समझिएगा। शिक्षा का इसका उद्देश्य क्या था कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना था। इसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का मतलब क्या था कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, उसके नैतिक गुणों में विकास करना, और शिक्षा को मनुष्य सत्य, न्याय, संयम और विवेक का भी ज्ञान कराती है। ये प्लेटो का मानना था। इसके अलावा अगर राज्य में शिक्षा का बात करेंगे तो प्लेटो का कहना था कि शिक्षा का प्रबंध राज्यों के हाथों में होना चाहिए। शिक्षा का जो पूरा प्रबंध है वो किसके हाथों में होना चाहिए? राज्य के हाथ में। यदि शिक्षा निजी संस्थाओं के अधीन होगी, अगर प्राइवेट हो जाएगी तो उसमें समानता और गुणवत्ता का अभाव होगा, उसमें पूरी तरह से समानता नहीं देखने को मिलेगा, अभाव हो जाएगा। इसलिए नागरिकों को समान शिक्षा मिलने के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षा किसके हाथों में होना चाहिए? वहाँ के राज्यों के हाथों में होना चाहिए। इसके बाद अगर समान शिक्षा सिद्धांत का बात करेंगे तो प्लेटो ने स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा देने का समर्थन किया। उसका मानना था कि योग्यता के आधार पर सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसके साथ समान शिक्षा का सिद्धांत होना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव स्त्री या पुरुष के नाम पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का बात करेंगे तो प्लेटो को विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति को नैतिक और आध्यात्मिक विकास को भी सुनिश्चित कराना है। इसके अलावा शारीरिक एवं मानसिक विकास का भी उद्देश्य है इसका। प्लेटो ने शरीर और मन दोनों को संतुलित विकास पर बल दिया। उसने व्यायाम और संगीत को भी शिक्षा का आवश्यक अंग माना, यानी एक्सरसाइज को भी, संगीत को भी शिक्षा के रूप में ही देखा गया। तो इस तरह से निष्कर्ष क्या निकल कर आता है कि प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचारधारा आदर्शवाद पर आधारित है। उसने शिक्षा को व्यक्ति और राज्य दोनों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। और इस प्रकार से प्लेटो का जितना भी टॉपिक था सारा कंप्लीट हो गया। अगला जो वीडियो होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम लोग अरस्तू के बारे में करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।